आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर के आए हैं एक नया सीरीज लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों का सेट देखेंगे। तो चलिए आज के सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। संगठनों के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण से आशय है। तो यहाँ पे देखिए स्पेस दिया है, खाली स्थान दिया है, तो इसमें क्या रहेगा? तो ए है संगठनात्मक संदर्भ में व्यवस्था का अध्ययन, बी है वैयक्तिक लोक सेवक के व्यवहार का अध्ययन, और सी है संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन में व्यवहारवादी विज्ञान का उपयोगी, और डी है व्यवहारवादी नेतृत्व के आधार पर संगठनात्मक संरचना का अध्ययन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन में व्यवहारवादी विज्ञान का उपयोग। नेक्स्ट है टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पे दिया है कि ऑप्शन ए है प्रतिबंधित निर्गत एवं सहयोग, बी है सहयोग समरसता एवं प्रतिबंधित निर्गत, और सी है समरसता एवं सहयोग, और डी है अर्थव्यवस्था सहयोग एवं प्रतिबंधित निर्गत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समरसता एवं सहयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक नौकरशाही मॉडल की कमी है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक नौकरशाही मॉडल की कमी है? तो ए है विधिक तर्कपरक सिद्धांतों का अभाव, बी है नौकरशाही संगठन के संचालन में विधि के शासन का अभाव, और सी है दिशा निर्देशक कार्यवाही के रूप में मानकीय कारकों का अभाव, और डी है सैद्धांतिक रूप से समेकित कार्यवाहियों की संपूर्ण व्यवस्था का अभाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रबंध के माध्यम से कार्यकारी नियंत्रण करने की नकारात्मक विधियां जिसका भारत में कम प्रयोग किया गया है। दिया है ए है नकद जुर्माने का अधिरोपण, बी है लिखित चेतावनियों को जारी करना, और सी है पूरी जांच के बाद कर्मचारियों के पद एवं वेतन में कमी करना, फिर डी है अपेक्षित व्यवहार प्रतिरूप पैटर्न में सूक्ष्म विचलन हेतु प्रशासनिक फटकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नगद जुर्माने का अधिरोपण, नगद जुर्माने का अधिरोपण। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हेनरी फ्योल का प्रशासन का सामान्य सिद्धांत निम्नांकित किस पर अनुप्रयोज्य है, यानी कि अप्लाइड है? यहाँ पे नीति प्रबंध स्तर, शीर्ष प्रबंध स्तर, मध्य प्रबंध स्तर और कार्यशाला प्रबंध स्तर। तो इसका जो हो जाएगा शीर्ष प्रबंध स्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि समस्या समाधान सिद्धांत विश्व को उस रूप में मानता है जैसा कि वो प्रचलित सामाजिक एवं शक्ति संबंध और संस्थाओं के साथ उसमें पाता है, जिसमें वे कार्यवाही के लिए दी गई रूपरेखा के रूप में संगठित किए जाते हैं। तो ये है रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स, एंड्रयू लिंकलेटर और जॉन मैकलिन और मार्क्स हॉफमैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स, रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है नवलोक प्रशासन के निम्नलिखित कौन से विरोधी उद्देश्य हैं? देखिए यहाँ पे विरोधी उद्देश्य पूछ रहा है। तो ये है पहला है कि प्रत्यक्षवाद विरोधी, प्रौद्योगिकी विरोधी और पदानुक्रम विरोधी और मूल्य विरोधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी विरोधी ही है, ये भी प्रौद्योगिकी विरोधी इसका विरोधी हो जाएगा और पदानुक्रम विरोधी हो जाएगा। नवलोक प्रशासन के सब विरोधी हैं, ये जो है ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन से संबंधित है। देखिए यहाँ पे जो कथन ए है और उसका कारण आर है। तो कथन ए है कि सत्ता बिना शर्त संदेह रहित अनुसरण की मांग करती है और इसलिए दूसरों के निर्णय में भिन्नता का वातावरण उत्तरदायित्व का अधित्याग और अविवेकी विश्वास उत्पन्न कर सकती है। तो आर है सत्ता तर्क एवं आलोचनात्मक बौद्ध समझ के प्रति खतरा है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कथन ये बिल्कुल सही हो जाएगा और आर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कथन में। अब देखिए दोनों सही था, ए भी सही था और आर भी सही था और दोनों की सही व्याख्या भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे मिलान करना है
देखिए यहाँ पे एक तरफ संकल्पना दिया, दूसरी तरफ विचारक दिया है। तो ये है इतिहास अभिजात तंत्र की कब्र का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात विल्फ्रेड पैरेटो। फिर अल्पतंत्र का लौह नियम, तो अल्पतंत्र का लौह नियम जो हो जाएगा रॉबर्ट मिचेल्स। फिर नौकरशाही तर्कसंगत, नौकरशाही तर्कसंगत जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स वेबर। फिर है लोकतांत्रिक अभिजात वर्ग जोसेफ शुम्पीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो ए है उसका 4 है, और बी है उसका 1 है, और सी है 3 है, फिर 2 है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फिर मिलान से संबंधित प्रश्न आ गया। ये एच साइमन, तो देखिए एक तरफ विचारक दिया है, दूसरी तरफ संबंधित संकल्पना दी है। तो ये है एच साइमन। तो एच साइमन जो हो जाएगा कार्यक्रमबद्ध एवं गैर कार्यक्रमबद्ध निर्णय। तो कार्यक्रमबद्ध एवं गैर कार्यक्रमबद्ध निर्णय हो जाएगा ऑप्शन ये तो हो जाएगा। पीटर डकर का जो पीटर डकर है ये सामान्य विशिष्ट निर्णय हो जाएगा। सी आई बर्नार्ड, तो सी आई बर्नार्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा सांगठनिक एवं व्यक्तिगत निर्णय, सांगठनिक एवं व्यक्तिगत निर्णय। और यहाँ पे फॉलोड रचनात्मक संघर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले का 2, फिर दूसरे का 1, और फिर 3, फिर 4। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है लूथर गुलिक, लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित विभागीकरण के 4P सिद्धांत, यानी कि 4P सिद्धांत में जो 4P का तात्पर्य क्या है, देखिए यहाँ पे 4P जो कहा जाता था वहाँ पर देखिए उद्देश्य, व्यक्ति, स्थान और प्रक्रिया। देखिए व्यक्ति, स्थान, प्रक्रिया और कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम बिल्कुल नहीं हो जाएगा। लोग यानी लोक नीतियाँ भी इसमें हो जाएगा, समस्या इसमें भी नहीं हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य यानी कि पर्पज, पर्सन, पैलेस और प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, नवलोक प्रशासन पर आधारित साहित्य निम्नलिखित पर बल देता है। तो यहाँ पे है प्रासंगिकता, समयबद्धता, नैतिक मूल्य और क्षमता। फिर भी है प्रासंगिकता, मूल्य, नीतिशास्त्र और परिवर्तन। मूल्य, नीतिशास्त्र, समयबद्धता और आत्मनिर्भरता। फिर है प्रासंगिकता, मूल्य, क्षमता और परिवर्तन। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रासंगिकता, मूल्य, क्षमता और परिवर्तन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिया प्रशासन के क्लासिकल शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में। देखिए क्लासिकल और शास्त्रीय क्या होता है सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है। देखिए इसमें दिया है इनमें इसमें विवेकपरक एवं यहाँ तक कि उत्पादन अभिप्रेरक में ध्यान देने योग्य भूमिका का निर्वहन किया है। फिर दूसरा है कि इसने प्रशासन में अवधारणाओं के एक समूह अर्थात समुच्चय को सूत्रबद्ध किया है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा कि यह इस विचार को प्रतिपादित करने वाला प्रथम सिद्धांत था कि प्रशासन एक पृथक गतिविधि है। तीसरा भी सही हो जाएगा। तो देखते हैं तीनों कथन इसमें सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे है कि फेरल हेडी के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन निम्नलिखित में से किन मुद्दों से संबंधित है। सिद्धांत की खोज बिल्कुल सही है। फिर दिया व्यवहारिक अनुप्रयोग का आग्रह, ये भी सही है। तुलनात्मक राजनीति के सीमा क्षेत्र का योगदान, ये भी सही है। लोक प्रशासन में विद्यमान समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो चारों सही हो जा रहा है। तो यहाँ पे चारों में का मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कथन है, देखिए दिया कि अभी कथन ए है रॉबर्ट डहर ने लोक प्रशासन में अंतर सांस्कृतिक अध्ययन का सुझाव दिया है, बिल्कुल सही है। ये कथन जो सही है। और कारक है इसका आर, उनका मानना है कि लोक प्रशासन राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणिक व्यवस्थाओं के प्रभाव जिसमें यह विकसित होता है उससे बच सकता है, बिल्कुल नहीं। तो जो आर है इसका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में ये 15 का जो है यहाँ पे ए सही है और आर इसका गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है
लिख दिया है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, और अवधारणा एक तरफ दिया है और सूची 2 में चिंतक दिया है। तो ए है अवधारणा में, पहला है कि आज्ञा पालन एवं स्वीकार्यता के मध्य विभेद, तो ये हो जाएगा चेस्टर बर्नार्ड। फिर आर्थिक कार्य में लगे व्यक्ति एवं प्रशासनिक व्यक्ति के मध्य जो विभेद है वो हो जाएगा कि एच साइमन। फिर है कि करिश्माई नेता एवं विधिक तार्किक प्राधिकार के मध्य विभेद, तो ये हो जाएगा 4 मैक्स वेबर। देखिए मैक्स वेबर जो था वो सत्ता को 3 भागों में बांटा, 3 प्रकार बताए हैं, करिश्माई सत्ता, परंपरागत सत्ता है और तार्किक सत्ता भी है, जिसे हम विधिक सत्ता भी बोलते हैं। फिर देखें पे डी है प्रबंध के सिद्धांतों एवं तंत्र के मध्य विभेद, तो हो जाएगा FW टेलर, फेडरिक टेलर। तो यहाँ पे जो बन रहा है हमारा ए का 2 है, फिर बी का 1 है, फिर सी का 4 है और फिर डी का 3 है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे दिया कि अल्टर मेयो के निम्नलिखित प्रयोगों को कालक्रमानुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। देखिए एल्टन मेयो ने मानव संबंध उपागम से संबंधित मानव संबंध उपागम सिद्धांत के अंतर्गत एक प्रयोग किया था, जिसे हाथॉर्न प्रयोग के नाम से जाना जाता है। और इस प्रयोग में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो इन एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्रम से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 1, 2, 3 और 4 एक्सपेरिमेंट में दिया है, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले नंबर पे कौन एक्सपेरिमेंट किए थे, तो हो जाएगा एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे पहले नंबर पे हो जाएगा। फिर दिया है कि दूसरे नंबर पे आ जाएगा कि रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर है कि मास इंटरव्यू प्रोग्राम, ये तीसरे पे हो जाएगा। और बैंक वायरिंग ये चौथे पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा बन रहा है 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। देखिए 2, 1, 3, 4 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न से संबंधित जो भी अंतर दिया है वो गद्यांश दिया है, तो आगे के प्रश्नों को हम लोग एक गद्यांश के माध्यम से हल करेंगे। तो गद्यांश को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि लोक प्रशासन संक्रमण काल का विषय है। वास्तव में इसमें सदैव निरंतर गतिविधियां होती रही है, किंतु इसकी गतिविधियां सदैव एक ही दिशा में नहीं रही है। नौकरशाही की भारी औपचारिक एवं दृढ़ छवि के विपरीत अमेरिका, यूरोप और अन्यत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों में 1990 की शुरुआत से ही द्रुतगति से तीव्र संक्रमण हुआ। पिछली सदी के दौरान लोक प्रशासन में संकटों के अलावा अति सक्रिय वातावरण में विभेदन के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। करीब 30 वर्ष पूर्व वाल्डो ने यह पाया कि इन चल रहे रूपांतरणों ने एक विज्ञान जो निर्माण की प्रक्रिया में था उनकी पहचान के संकट को प्रतिबिंबित किया। उन्होंने कला, ज्ञान के निकाय और एक व्यवसाय के रूप में लोक प्रशासन के अभिज्ञान और वैधता हेतु संघर्ष का भी संकेत किया है। लिन 1996। ऐसा प्रतीत होता है कि आज 21वीं सदी के आरंभ में लोक प्रशासन का निर्माण अभी भी अधूरा है। इसे समूचे विश्व के अकादमिक सदस्यों और व्यवहारकर्ताओं के मध्य वाद विवाद का विषय है, जो उच्च एवं अत्यधिक व्यापक वैज्ञानिक अभिज्ञान, अधिक परिशुद्ध आत्मव्याख्या और आधुनिक जीवन में द्रुत परिवर्तन के क्षेत्र की उत्तम प्रयोजनीयता की जिज्ञासा रखते हैं। यह प्रक्रिया लोक प्रशासन के समक्ष नई चुनौतियों खड़ी करती है। कदाचित सर्वाधिक महत्वपूर्ण समर्थ जन कार्यवाही और गुणवत्तापूर्ण शासकीय कार्यकलापों से युक्त सामाजिक विज्ञानों के अधिक विस्तृत मौजूदा ज्ञान को एकीकृत करना है। आगामी वर्षों में लोक प्रशासन का मूल्यांकन सिद्धांत समंजसता के उच्चतर मानकों एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों के वैविध्य मूलक अधिक विस्तृत निष्पादन सूचकों के द्वारा होगा। प्रशासन के लोक पर विचार और उपयोगी क्षेत्र में दो निर्मितियों के एकीकरण की जटिलताओं के साथ आश्वासनों को अध्ययन में शामिल किया है, किंतु कम से कम एक मुद्दे पर आम राय है, वह यह है कि लोगों को बेहतर नौकरशाही की आवश्यकता है।
लोगों को अच्छे एवं कुशल प्रशासकों का भी अपेक्षा है जो गुणवत्तापूर्ण सेवाओं और प्रभावी प्रबंध के गूढ़ार्थों से परिचित हो। केवल वही बेहतर सार्वजनिक वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं और न्यूनतम समय एवं कीमत में उसे समाज के सभी क्षेत्रों में पहुंचा सकते हैं। यह वर्तमान समय के अनुप्रयोज्य लोक प्रशासन पद्धति के आदर्श प्रकार का संशोधित संस्करण है। देखिए, राज्य की भूमिका और इसका नौकरशाही तथा नागरिकों के साथ संबंध न केवल लोगों के मन में अपितु वैज्ञानिक चिंतन में भी महत्वपूर्ण रूपांतरण का अनुभव कर रहा है। द्रुत गति से परिवर्तनशील वातावरण में लोक प्रशासन के प्रमुख कार्य एवं नए लक्ष्यों को स्पष्ट तौर पर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जो 18 नंबर पे जो प्रश्न है उसको देखेंगे, इसी गद्यांश से ही संबंधित रहेगा। तो दिया है कि भविष्य में लोक प्रशासन की प्रमुख भूमिका का मुख्य कारण क्या है। तो अब दिया है कि लोगों के बीच वैज्ञानिक चिंतन, फिर बी है नागरिक स्थिर, फिर सी है जटिल राजनीतिक जटिलता के कारण नागरिक अधिक सक्रिय हैं, और डी है राज्य एवं नागरिकों के संबंध में गिरावट। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लोगों के बीच वैज्ञानिक चिंतन। लोगों के बीच क्या है? वैज्ञानिक चिंतन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के एक व्यवसाय के रूप में संक्रमण को किसने चिन्हित किया? ड्वाइट वाल्डो, वुडरो विल्सन, लीन और F.M. मार्क्स। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोक प्रशासन विषय के संक्रमण से संबंधित नहीं है? देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि संक्रमण से संबंधित नहीं है। तो ए है परिशुद्ध आत्म परिभाषा, बी है आधुनिक जीवन में परिवर्तन, सी है व्यापक वैज्ञानिक अभिज्ञान, और डी है बाजारों का आर्थिक एवं वित्तीय संकट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजारों का आर्थिक एवं वित्तीय संकट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है नीचे दो कथन है, अभिकथन है और कारण उसका आ रहा है। तो अभिकथन है कि भविष्य में लोक प्रशासन का मूल्यांकन वैज्ञानिक उपकरणों अर्थात निष्पादन सूचकों और उच्च मानकीकृत सिद्धांत द्वारा होगा। बिल्कुल सही है। इसका कारण है कि लोक विकल्प एवं NPM का प्रभाव वर्तमान समय के प्रशासन पर अधिक है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो इसका जो हो जाएगा ए भी सही है, इसका कारण देखिए भी ये है। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है लोक प्रशासन विषय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प को चिन्हित करिए। तो दिया कि लोगों को अच्छे और कुशल प्रशासकों की अपेक्षा है, लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की अपेक्षा है, फिर तीसरा लोगों को संस्थानों के प्रभावी प्रबंध की अपेक्षा है, फिर चौथा है लोग नौकरशाही के वर्तमान प्रारूप के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है, ये भी इसका सही है। इसका पहला भी सही हो जाएगा, लोगों की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं पे भी सही हो जाएगा, लोगों को संस्थानों में प्रभाव प्रबंध की अपेक्षा भी सही हो जाएगा, लोग नौकरशाही के वर्तमान प्रारूप के आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं। तो यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक पुस्तक है। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो दिया है कि E.S. ग्लैडन, बी है वुडरो विल्सन, और सी है ड्वाइट वाल्डो, और डी है R.A. वार्नर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ड्वाइट वाल्डो का एक ग्रंथ है द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है, नेतृत्व अन्योन्य उद्देश्यों हेतु शिक्षा से संघर्ष करने के लिए लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि है। यह उक्ति किसकी है? अर्थात ये जो कथन है ऊपर, नेतृत्व
अन्यायों उद्देश्यों हेतु स्वेच्छा से संघर्ष करने के लिए लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि है। ये कथन किसका है? तो ए है जेम्स रॉल्स, और बी है कीथ डेविस, और सी है MP फॉलेट, और डी है GR टेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GR टेरी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, और इस सेट का आखिरी प्रश्न है, नौकरशाह परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दिया है एंथोनी डाउन्स 1976, जूडिथ ग्रोवर 1987, डी थॉमसन 1967 और रॉबर्ट के मार्टन 1957। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट टे मार्टन अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के सेट का ये 25 प्रश्न को हम लोगों ने देखे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के।